Hello everyone, welcome to YouTube channel My Education Hub. Today in this class we discuss about BSc Final Year Nuclear Physics लेक्चर नंबर 3। इससे जो प्रीवियस के 2 लेक्चर थे उनमें हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी। तो इसके अंदर रिजल्ट किया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उनके जो नंबर है वो कितने होते हैं। जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो जेड के इक्वल होते हैं और जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है वो a माइनस जेड के इक्वल होते हैं। सो टुडे इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। सो सबसे पहले है न्यूक्लियस नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक न्यूक्लियस है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं जेड एक्स ए, जहाँ पे जेड क्या होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, ए क्या होता है मास नंबर और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होते हैं ए माइनस जेड के इक्वल। और जो मास नंबर ए है वो किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो इसके बाद में किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उनके बेसिस पे हम जो ये एटम या फिर जो न्यूक्लियस होते हैं उनको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं अलग अलग टाइप्स में। तो वो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है आइसोटोप। आइसोटोप कौन से होते हैं, वो एटम जिनका क्या हो सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मास नंबर हो, तो उन एटम्स को हम क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है हमने हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3। यहाँ पे जो इनका एटॉमिक नंबर है यानी कि जेड वो क्या है सेम है 1, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो क्या है डिफरेंट, एक का 1 है दूसरे का 2 है और 3 है। तो जो ऐसे एटम्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है आइसोटोप्स बोला जाता है। इसके बाद में जो सेकंड है वो क्या है आइसोबार। तो आइसोबार कौन से होते हैं जिनका सेम मास नंबर हो लेकिन डिफरेंट जेड हो, यानी एटॉमिक नंबर जिनका डिफरेंट हो। अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएंगे 6C14 और 7 नाइट्रोजन 7 14 आएगा यहाँ पे। तो इनका जो ए है वो क्या होगा सेम लेकिन जो जेड है वो क्या होगा डिफरेंट। तो ऐसे एटम्स जिनका ए सेम हो लेकिन जेड डिफरेंट हो उनको क्या बोला जाता है आइसोबार्स बोला जाता है। देन उसके बाद में थर्ड है आइसोटोन। आइसोटोन्स क्या होते हैं, वो एटम जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखें हम 6C13 एंड 7 नाइट्रोजन 14। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं 6 है और इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं 7 है। अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालें तो वो कितने होंगे 13 माइनस 6 यानी कि 7। और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालें तो वो कितने होंगे 14 माइनस 7 यानी कि 7। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है दोनों के अंदर वो क्या आ रही हैं सेम आ रही हैं। तो ऐसे एटम्स जिनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या हो सेम उनको क्या बोला जाता है आइसोटोन्स। उसके बाद में फोर्थ है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, वो न्यूक्लियाई जिनके अंदर सेम ए हो, जिनका मास नंबर भी सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, लेकिन वो दोनों डिफरेंट कैसे होते हैं उनकी एनर्जी स्टेट्स होती है उनके अंदर डिफरेंस होता है, यानी उनकी एनर्जी के अंदर डिफरेंस होता है। तो ऐसे एटम्स जिनकी एनर्जी के अंदर डिफरेंस हो उनको क्या बोला जाता है आइसोमर्स। यानी यहाँ पे ये जो एटम है वो सेम ही होंगे दोनों। ये भी क्या है लिथियम का है और ये भी लिथियम का है, लिथियम 37 और लिथियम 37 स्टार। यहाँ पे ये जो दोनों एटम्स है या फिर दोनों न्यूक्लियस है उनकी एनर्जी में डिफरेंस है। जो ये पहला न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में है और जो दूसरा है ये ग्राउंड स्टेट में है। तो इनकी एनर्जी डिफरेंस की वजह से इन दोनों एटम्स को क्या बोला जाता है आइसोमर्स बोला जाता है। सो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई बोल दो चाहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम बोल दो, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोमर। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद में हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है न्यूक्लियर साइज़। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर मास डेंसिटी क्या होती है कांस्टेंट। ये हम आगे रिजल्ट देखेंगे उसके अंदर प्रूफ भी करेंगे। जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है मास डेंसिटी वो क्या होती है कांस्टेंट होती है। अब हमें पता है डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ से वॉल्यूम हमें पता है
न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। तो यहाँ से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास कितना होगा, उसके एटॉमिक मास नंबर के इक्वल। तो 4/3 πr³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ए के। तो यहाँ से अगर हम आर की डिपेंडेंसी देखें, क्योंकि साइज़ किससे पता चलता है, हमें रेडियस से। तो यहाँ हम आर की डिपेंडेंसी देखें ए पे, तो r³ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ से अगर हम आर निकालेंगे तो वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, a⁻⁴ से। अब अगर हम इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो हमने ले लिया यहाँ पे r0। तो r किसके इक्वल हो जाएगा, r0 a⁻⁴। तो r0 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। और जो ये r0 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.2 to 1.6 फर्मी। और जो 1 फर्मी है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। तो जो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी न्यूक्लियर साइज़, आई होप समझ आया होगा आपको। न्यूक्लियर साइज़ के अंदर हमें देखना है कि रेडियस और मास नंबर के अंदर रिलेशन क्या है। तो न्यूक्लियर मास डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम मास अपॉन वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे, फिर वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे मास के। तो यहाँ से अगर हम डिपेंडेंसी निकालेंगे तो वो क्या आएगी, r = r0 × a⁻⁴। और ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, न्यूमेरिकल में भी काम आता है। तो यहाँ से जो r0 होता है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 1.2 to 1.6 फर्मी लेनी होती है। और जो 1 फर्मी है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर के। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है न्यूक्लियर मास। वी नो दैट जो मास ऑफ एटम है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक जो पूरा एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो टोटल मास होगा एटम का वो किसके इक्वल होगा, जो ये न्यूक्लियस है इसका मास और प्लस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन सब का मास। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होता है, बहुत स्मॉल होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 के आसपास होता है। तो जो मास है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का वो बहुत स्मॉल होता है। तो इस वजह से जो एटम का मास है उसको हम नियरली इक्वल मान लेते हैं कि वो मास ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल है। अब जो मास ऑफ न्यूक्लियस है उसको मेज़र किया जाता है AMU के अंदर। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर हम AMU को डिफ़ाइन करें तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे, AMU इज़ डिफ़ाइन एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। यानी जो एक एटम है हमारे पास कार्बन का 6C12, इसके एक एटम के मास का हम क्या कर दें, 1/12 कर दें, तो वो किसके इक्वल आता है, 1 AMU के इक्वल आता है। तो 1 AMU क्या होती है, एक यूनिट होती है और जिसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, इस तरह से 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। नो दैट n एटम्स ऑफ कार्बन हैज़ मास किसके इक्वल आएगा, 12 ग्राम के इक्वल आएगा। तो यहाँ से अगर हम एक एटम का मास निकालें कार्बन का तो वो कितना आ जाएगा, 12/n ग्राम। और ऊपर से हमने क्या डिफ़ाइन किया था कि 1 AMU किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। यहाँ से हमने एक एटम का मास कितना निकाला है, 12/n। तो यहाँ अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 AMU किसके इक्वल हो जाएगा, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू में मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक कार्बन के एटम का मास कितना हो गया, 12/n ग्राम। यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, 1/n। और n हमें पता है क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23। तो यहाँ से अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद में वो आएगी 1.66 × 10⁻24 ग्राम। यहाँ से अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, हमें पता है 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। तो यहाँ से 1 ग्राम किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻³ kg के इक्वल। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकले आएगा वो ये आएगा कि 1 AMU इज़ इक्वल्स टू 1.66 × 10⁻27 kg। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1.66 × 10⁻27 kg के इक्वल होता है। उसके बाद में हम अगर मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखें AMU की टर्म में तो वो कितना होता है, 1.0072766 AMU के इक्वल। अगर kg में देखें तो वो कितना आएगा, 1.6725 × 10⁻27 kg।
और अगर हम वही मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा 1.008664 AMU और केजी में इतना आ जाएगा। अब अगर हम देखें एनर्जी की, यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको एक्सप्रेस किस में करते हैं हम, जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is defined as the energy required to accelerate an electron in potential difference of 1 volt is called 1 electron volt। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई क्या है, चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। तो यहाँ से 1 वोल्ट किसके इक्वल आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि जो ये कूलाम वोल्ट है ये किसकी एनर्जी किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आ गया 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये भी आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अगर हम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन देखें तो वो किसके इक्वल होगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। अब हमें निकालनी है इक्विवेलेंट टू 1 AMU, यानी AMU और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमें रिलेशन निकालनी हो तो वो कैसे देखेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, इसीलिए इनकी जो वैल्यूज़ मैं बता रही हूँ ये याद रखना। यहाँ से जो एनर्जी है हमें पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है, E = mc² के, और हमें एनर्जी किसके इक्विवेलेंट देखनी है, यानी मास 1 AMU के इक्वल देखनी है। तो 1 AMU = 1.66 × 10⁻⁻27 kg हो गया। तो यहाँ से ये वैल्यू अगर हम इसे ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा 1.66 × 10⁻⁻27, ये तो m की वैल्यू होगी, और 9 × 10⁻6 ये किसकी वैल्यू हो गई c² की। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब हमें जूल को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल की। तो यहाँ से अगर हमें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगा। फिर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा E = 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम क्या यूज़ करेंगे 1 AMU = 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। अब अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में तो वो कितना आएगा, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो 939.57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी, इसलिए इन सारी वैल्यूज़ को याद रखना है। सो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, इससे जो आगे की प्रॉपर्टीज़ है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।